स्वागतम बच्चों। मैं उमा शंकर तिवारी, आपका हिंदी शिक्षक। आज हम लोग पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन का जो प्रथम पाठ है, निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जिसके रचनाकार विद्यानिवास मिश्र जी हैं, उस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। उस क्रम में हम लोग 6 बिंदुओं पर ध्यान देंगे, जिसमें प्रथम होगा लेखक अर्थात रचनाकार का परिचय संक्षिप्त में, दूसरा निबंध का सारांश, तीसरा आज के संदर्भ में निबंध का औचित्य, चौथा निबंध का उद्देश्य, और 5वें क्रम में रहेगा लेखक जो है एक जगह कहता है कि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दूसरा निर्वासन है। इस पंक्ति की सार्थकता को हम लोग देखेंगे। और 6वां एवं अंतिम बिंदु के रूप में होगा लेखक को अपराध बोध का अनुभव हो रहा है, तो वो कहाँ तक कैसे हो रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि जो निबंध का सारांश होगा वो जो है उसको हम लोग बिंदुवार क्रमवार जो है निबंध के हिसाब से 9 बिंदुओं पर हम लोग देखेंगे, जिसके 9 के 9 पॉइंट्स जो है, बिंदु जो है, वो आपके स्क्रीन पर आएगा। और आप लोगों को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा प्रारंभ में ही कि आप ख्याल कीजिएगा आपके स्क्रीन पर स्मृति संकेत के रूप में लेखक का संक्षिप्त परिचय और निबंध का शब्दार्थ, लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, और जैसा कि हमने आपको बताया अभी कि सारांश के को किन किन बिंदुओं पर हम लोग देखेंगे, वो बिंदु जो है क्रमवार, और उसको क्रमवार ही आपको ध्यान रखना है, याद करना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आप जो है 2 से 3 बार शुद्ध उच्चारण के साथ पाठ को, पूरे निबंध को आप ध्यान से पढ़ेंगे, और इसके बाद वीडियो को 2 से 3 बार ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे, तब समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपका पूरा का पूरा पाठ जो है परीक्षा की दृष्टि से तैयार हो जाए। आइए हम लोग क्रम को शुरू करते हैं, और पहला क्रम विद्यानिवास मिश्र जी का परिचय से। हिंदी निबंधकारों में विद्यानिवास मिश्र का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका जन्म 14 जनवरी 1926 ईस्वी को गोरखपुर जिले के पकड़डीहा गांव में हुआ था। गोरखपुर से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने के पश्चात आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कुछ समय तक राहुल सांकृत्यायन के साथ हिंदी भाषा की सेवा में संलग्न रहे। इन्होंने 11 वर्ष तक गोरखपुर विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। इसके पश्चात संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में 9 वर्ष तक भाषा विज्ञान के प्रोफेसर रहे। इसके बाद के.एम. मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा में हिंदी तथा भाषा विज्ञान के निर्देशक तथा आचार्य रहे। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में ये 2 वर्ष तक अतिथि आचार्य रहे। आप काशी विद्यापीठ में कुलपति भी थे। आपको भारत सरकार ने पद्मश्री एवं पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया है। आप राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। 14 फरवरी 2005 को वाराणसी से देवरिया जाते समय एक सड़क दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो गई। आइए इनकी रचनाओं को ध्यान देते हैं। आपकी लगभग 36 पुस्तकें प्रकाशित हुई। अग्निरथ, लागो रंग हरी, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, परंपरा बंधन नहीं, शेफाली मर रही है, तुलसी मंजरी, चितवन की छां, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मैंने सील पहुंचाई, कौन तू फुलवा बीनन हारी, आदि इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। हिंदी की शब्द संपदा
जीवन में सनातन की खोज, रीति विज्ञान, हिंदू धर्म, भारतीय भाषा दर्शन की पीठिका, इनकी शोध और आलोचना संबंधी रचनाएं हैं। क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब सारांश को समझने का प्रयास करेंगे। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्या निवास मिश्र का एक ललित निबंध है, जिसमें लेखक के जीवन के अनुभव के साथ साथ गंभीर चिंतन की अभिव्यक्ति भी हुई है। प्रस्तुत निबंध के लेखन के प्रेरणा स्रोत हैं निबंधकार के पुत्र, निबंधकार की पत्नी तथा उनके घर मेहमान के रूप में महानगर दिल्ली से आई युवती कृष्णा, जो कॉलेज में पढ़ाती है। पूरे निबंध को हम लोग मुख्य रूप से क्रमवार 9 बिंदुओं पर देखेंगे। आइए, पहला बिंदु, लेखक के मन की उद्विग्नता। लेखक का मन महीनों से उद्विग्न है। वह इस बेचैनी, इस बेकली व उदासी की कोई वजह नहीं ढूंढ पा रहा है। बस एक अनमनस्कता लेखक सोचता है कि मन की स्थिति के आधार पर ही हमारे ऊपर घटनाओं का प्रभाव पड़ता है। हमारा मन जब मजबूत रहता है तो किसी बड़ी दुर्घटना का सामना भी हम सहज ही कर लेते हैं, किंतु मन के कमजोर होने पर छोटी सी छोटी बात भी हमें बेचैन कर देती है। दूसरे बिंदु को देखें, लेखक के पुत्र व मेहमान का कार्यक्रम। इसी बेचैनी की स्थिति में लेखक को 2-3 दिन पहले की इस घटना का स्मरण हो उठता है, जब निबंधकार के एक सुपुत्र और उनके घर मेहमान के रूप में राजधानी दिल्ली से आई युवा अध्यापिका दोनों उनकी अनुमति से रात्रि में आयोजित एक संगीत कार्यक्रम में चले गए। उन्हें कहा गया था कि घंटे 1.5 घंटे में लौट आएंगे, किंतु आधी रात बीतने तक भी वे नहीं आए, जिससे लेखक की पत्नी बहुत झल्ला रही थी। तीसरे बिंदु को देखें, बारिश में लेखक को जाता मतलब घर में जो चक्की होती है वो जाते के गीत का स्मरण। लेखक की पत्नी की झल्लाहट सुपुत्र और युवा अध्यापिका के लौटने का इंतजार करने के दौरान ही अचानक वर्षा होने लगी। प्रतीक्षा करते करते किसी तरह पत्नी तो सो गई, धीरे धीरे बारिश भी रुक गई, किंतु पुत्र और मेहमान लड़की तब भी नहीं आए। अब तो लेखक का मन और अधिक बेचैन हो उठा। वे तरह तरह की कल्पनाएं करने लगे। चिंता के उन्हीं क्षणों में उन्हें दादी नानी द्वारा गाए जाने वाले एक लोकगीत की पंक्तियां, जिसे जाता चलाते समय औरतें गाती थी, याद आ गई। मेरे राम का भीजे मुकुटवा। चौथे बिंदु को देखें हम लोग, माता पिता का वात्सल्य। इन पंक्तियों की स्मृति ने लेखक के मन को एक बारगी झकझोर दिया। पिता के रूप में आज लेखक ने महसूस किया कि एक माता पिता को अपने संतान की कितनी चिंता होती है। प्रत्येक माता पिता को उनके बच्चों का कहीं भी बाहर जाना ऐसी ही व्याकुलता का कारण होता है, जैसे पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ राम के वन चले जाने पर माता कौशल्या की व्याकुलता। अगला बिंदु, लेखक का कल्पना लोक में गमन। ऐसे में कवि हृदय लेखक के मन में माता कौशल्या के मन की व्यथा तरंग से उमड़ पड़ी। माता कौशल्या सोचती है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, लखन का दुपट्टा और सीता की मांग भीग रही होगी। मेरे राम घर लौट आते तो मन को संतोष होता। यह प्रियजन के प्रति ममता का भाव लेखक को कल्पना लोक में ले जाता है। वह बचपन की स्मृतियों में खो जाता है, जहां दादी नानी जरा भी देर होने पर परेशान हो उठती थी। अगला बिंदु, लेखक के मन का लोक मन का प्रतिनिधि होना। राम के मुकुट, लक्ष्मण का दुपट्टा और सीता के सिंदूर के भीगने का वर्णन करने वाले लोकगीत की पंक्तियां अपने पुत्र तथा साथ गई
युवती की प्रतीक्षा करने वाले पिता के मन को लोक मन का प्रतिनिधि बना देता है। उनका मन श्री राम की वन यात्रा की कहानी में खो जाता है। वन यात्रा की यह कहानी किसी अनाम और अज्ञात लोक कवि की मानसिक सृष्टि है। लोक मन में जुड़ी श्री राम के वनवास की मर्मस्पर्शी कथा को लोक कवि ने एक नया रूप दे दिया। राम जन के पुत्र हो गए। लोकगीत में लोक मन का राम से एक संबंध स्थापित हो गया। इस संबंध की व्याख्या में निबंधकार का ममता भरा मन वैश्विक विस्तार पा गया। इस लोकगीत में 3 मुख्य बातें हैं। राम के मस्तक का मुकुट, लक्ष्मण की कमर में बंधा हुआ दुपट्टा और तीसरा है सीता की मांग का सिंदूर। वर्षा हो रही है, मुकुट, दुपट्टा और सिंदूर भीग रहे होंगे। काश राम घर लौट आते ताकि तीनों की इस भिगो देने वाली वर्षा से रक्षा हो सके। 7वां बिंदु देखें हम लोग, मुकुट, दुपट्टा व सिंदूर का प्रतीकात्मक व्याख्या देखेंगे इसमें हम लोग। इसके पश्चात निबंधकार राम, लक्ष्मण और सीता से जुड़ी इन तीनों बातों की प्रतीकात्मक व्याख्या करता है। उसके अनुसार मुकुट प्रतीक है उदार चरित्र और महान व्यक्ति के ऐश्वर्य का, जो लोकमन उसे प्रदान करता रहा है। उत्कृष्ट व्यक्ति संसार में निर्वासन की व्यथा भोगता है, फिर भी लोकमन उसका अभिषेक करता है। वनवासी होने पर भी उसे मुकुट पहनाता है और उस मुकुट को भीगने से बचाना चाहता है। इस मुकुट की रक्षा के निमित्त ही राम के साथ लक्ष्मण वन को गए। निबंधकार उनके कमरबंद दुपट्टे को प्रहरी की जागरूकता का प्रतीक मानता है। उदात्त गुणों के ऐश्वर्य के प्रतीक मुकुट की रक्षा भावना कभी सोने न पाए, कभी मुकुट वर्षा के पानी से भीग न जाए। तीसरा प्रतीक है सीता की मांग का सिंदूर। सिंदूर प्रतीक है नारी के सौभाग्य का, पति सुख का। सीता तो 14 वर्ष के वनवास के बाद पुनः निर्वासित हुई थी। निर्वासित रही जीवन भर सीता भले ही भीगती रहे, पर उनका मांगलिक प्रतीक सिंदूर न भीगने पाए। 8वां बिंदु को देखे हम लोग, पुत्र वो कृष्णा का वापस आना। ये 8वां बिंदु है। रचनाकार का भावाकुल मन राम की वन यात्रा से जुड़े अनेक मार्मिक प्रसंगों में भीगता भिगोता हुआ सुबह के 4 बजा देता है। तब कहीं संगीत फुहार में रात भर भीगने के बाद सुपुत्र का आगमन होता है। कृष्णा भी वापस आ जाती है, किंतु उनके आने के पश्चात भी मन राम की वन यात्रा के कंटकाकीर्ण पथ में अटका रहता है। 9वां और अंतिम बिंदु को देखें हम लोग, लोकमन से जुड़े लेखक के स्मृतियों का क्रम। लेखक के मन में पुत्र व कृष्णा के लौटने के बाद भी लोकमन से जुड़ी राम संबंधी स्मृतियों का क्रम चलता रहता है। मुकुट, कमरबंद और सिंदूर को भीगने से बचाने की चिंता में मन अब भी भीगता रहता है। बाहर की बारिश थम चुकी है, दिन का उजाला भी हो चुका है, पर मन के भीतर अभी भी बारिश हो रही है। कौशल्या अब भी व्याकुल है कि उनके बालक किसी पेड़ के नीचे भीगते होंगे। वह पेड़ कहाँ है? राम कब लौटकर घर आएंगे? बारिश कब रुकेगी? ऐसे ही भाव प्रवण प्रश्नों के साथ निबंध समाप्त हो जाता है और पाठकों को भी अपने मन में सदा रहने वाले कोमल तथा उदात्त भाव से भिगो जाता है। पुनः क्रम को आगे बढ़ाते हैं और निबंध के औचित्य को आज के संदर्भ में देखते हैं, पढ़ते हैं कि कैसा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में पीढ़ी के अंतराल के कारण बदलते सरोकारों में तालमेल न हो पाने का दर्शन मिलता है।
प्रस्तुत निबंध में लेखक ने व्यक्तिगत अनुभूतियों के धरातल पर विचार करते हुए महानगरीय विकास और चमक दमक में संबंधों की तरलता के सूखते जाने की चिंता को उजागर किया है। नए मूल्यों की भीड़ ने मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदन शून्यता पैदा की है। पीढ़ी के अंतराल के कारण एक पीढ़ी संवेदना के प्रभाव में है, किंतु दूसरी पीढ़ी तक उसकी संवेदना का कोई मूल्य नहीं है। आज के पूंजीवादी युग में जबकि मानवीय संबंध संवेदन शून्य होते जा रहे हैं, ऐसे में यह निबंध इस मूल्यहीनता का आईना है, जिसके माध्यम से लेखक ने संवेदन शून्यता पर अपना क्षोभ व्यक्त किया है। इसमें समसामयिक जीवन की अमिट छाप है तथा आधुनिक जीवन की विसंगतियों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण सशक्त और समर्थ है। इसमें तीखा व्यंग्य है, मधुर विरोध है, सजीव आक्रोश तथा सुंदर उपहास है। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि हमारी संवेदना क्षीण होती जा रही है, हमें इससे मुक्त होना होगा और अपनी परंपरागत विरासत को स्वीकार करते हुए जीवन में इसकी तलाश करनी होगी। तो चलिए क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और उद्देश्य को समझने का प्रयास करते हैं। विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखित मेरे राम का मुकुट भीग रहा है एक बहुचर्चित और विद्वतापूर्ण निबंध है। इसमें भारतीय संस्कृति को मत कर निकाला हुआ नवनीत तो लोकवाणी की गोरज गंध भी है। इस निबंध में लालित्य उड़ेला नहीं गया है, बल्कि पाठक के मन और मस्तिष्क में ही पैदा कर दिया गया है। लेखक एक ओर जहां राम कथा का आधार लेता है, वहीं दूसरी ओर लोक रीति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहता है। लेखक ने नई और पुरानी पीढ़ी के बीच की बढ़ती दूरी को अंकित करने में सफलता पाई है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कहकर लेखक ने पुरानी पीढ़ी की चिंता को उजागर किया है। यह बताना चाहता है कि पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के प्रति चिंतित है, उसके साथ होने वाली किसी दुर्घटना की आशंका से आशंकित करती है। मेरे राम का मुकुट लक्ष्मण के दुपट्टे और अपनी सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका उसे चैन नहीं लेने देती। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती और बेपरवाह बनी रहती है। लेखक निबंध के माध्यम से यह बताना चाहता है कि आज लाखों कौशल्या अपने राम, लक्ष्मण और सीता की कुशलता के लिए चिंतित है, लेकिन कम ही राम लक्ष्मण उनके लिए चिंतित दिखाई पड़ते हैं। लेखक ने स्पष्ट किया है कि जिनके राम लक्ष्मण रोजी रोटी की तलाश में अपने घरों और परिजनों से दूर हैं, उनके माता पिता उनके प्रति चिंतित हैं, लेकिन उनको माता पिता की ममता की पीड़ा का अनुमान नहीं है। माता पिता अपने संतान के संभावित संकट से कांप जाते हैं। उन्हें राम लक्ष्मण सीता के भीगने की चिंता सताती रहती है। तो ये रहा पाठ का उद्देश्य। पुनः क्रम को आगे बढ़ाते हैं और पुस्तक की निबंध की लाइन जो पेज नंबर 6 पर है, ध्यान दीजिएगा। राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। लेखक के इस कथन की सार्थकता को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। लेखक ने स्पष्ट किया है कि राम को एक ही बार वनवास मिला था। लौटकर आने पर उन्हें राजगद्दी मिल गई, लेकिन सीता को दोहरे वनवास की पीड़ा सहनी पड़ी। पहला वनवास तो उतना कष्टकारी नहीं था, क्योंकि उस समय उनके साथ राम और देवर लक्ष्मण थे। दूसरी बार के वनवास की यातना उन्हें अकेली भोगनी पड़ी थी। प्रसव पीड़ा के समय
भी उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। पुत्र जन्म के समय संभालने वाला, प्रकाश दिखाने वाला और गीत गाने वाला कोई नहीं था। उन्हें अकेली यह पीड़ा भोगनी पड़ी थी। सीता के मन में पीड़ा का उफान उठता है, लेकिन पुत्रों की सूरत देखते ही उनका दुख दूर और चित्त शांत तो हो जाता है, पर वनवास की पीड़ा का उफान बना ही रहता है। तो अब हम लोग अंतिम पड़ाव पर चलते हैं। लेखक को अपराध बोध का अनुभव। लेखक के घर मेहमान के रूप में आई लड़की और लेखक का पुत्र संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए चले जाते हैं। रात का समय है और वर्षा हो रही है। लेखक देर रात तक उनके आने की प्रतीक्षा करता रहता है। इसके हृदय में शंकाएं उठती हैं। लड़कों के साथ कोई अनहोनी न हो जाए, यह सोचकर उसकी बेचैनी बढ़ जाती है कि उनकी निगाहें दरवाजे पर टिकी हैं। वह सोचता है, एक तो रात का समय है और दूसरी बात यह है कि गली में रहने वाले भी बहुत अच्छे नहीं हैं। उसे अपनी दादी नानी की उस समय की चिंतित अवस्था का ज्ञान होता है जब उसके घर से बाहर रहने पर वे चिंताग्रस्त हो जाती थी और आने पर कहती, मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। लेखक का दर्द उभर आता है। वह सोचने लगता है कि पिछली पीढ़ी की पीड़ा को नई पीढ़ी क्यों नहीं समझती है। लड़की के लिए उसकी चिंता बढ़ती है। अगर वापस आते समय उसके साथ कोई घटना घट गई होती तो क्या होगा। उसे लगता है कि उन्हें संगीत सुनने के लिए जाने देने की अनुमति देकर उसने बड़ी भूल की है। यह सोचते ही उसमें अपराध बोध का अनुभव होने लगता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने विद्यानिवास मिश्र जी का रचित निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। उस क्रम में हम लोगों ने 6 बिंदुओं पर ध्यान दिया, जिसमें पहला लेखक का परिचय, दूसरा निबंध का सारांश, तीसरा आज के संदर्भ में निबंध का औचित्य, चौथा निबंध का उद्देश्य और पांचवा एक पुस्तक की लाइन थी उसकी जो है सार्थकता, राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दूसरा निर्वासन है। और अंतिम कड़ी में हम लोगों ने लेखक को अपराध बोध का जो अनुभव होता है उस पर जो है विचार विमर्श किया, समझने का प्रयास किया। आप लोगों को एक बार पुनः मैं याद दिलाना चाहूँगा, आप ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर जो है लेखक का परिचय स्मृति संकेत के रूप में और निबंध का सारांश का जो 9 बिंदु है वो, और पाठ का शब्दार्थ, लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर आ रहा होगा, जिसे आप स्क्रीनशॉट लेकर या जैसा आप उचित समय समझें वैसे अपनी कॉपी में उतारेंगे तथा पाठ को 2 से 3 बार ध्यान से शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ेंगे। वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, ताकि पाठ जो है परीक्षा की दृष्टि से पूर्ण रूपेण तैयार हो जाए। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक और सलाह देना चाहूँगा कि आप ध्यान दीजिएगा कि प्लेलिस्ट में कक्षा 10 और कक्षा 12 का जो है पाठ्य पुस्तक से जुड़ा हुआ समस्त कार्य जो है पाठ जो है क्लियर हो गए हैं। आपके अगल बगल जो है पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो बच्चे हों वो और जो 12 क्लास के बच्चे जो हों उनको जो है आप जो है परिचित कराएंगे, इससे अवगत कराएंगे ताकि वो जो है लाभ ले सकें। और वीडियो को जो है अपने मित्रों में अग्रसारित करेंगे, प्रचारित करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो भी प्रतिदिन का कार्य होगा हम यहाँ से जो करेंगे वो आपको तुरंत का तुरंत जो है आपके पास पहुँच जाए और मिल जाए।
बस आज के लिए इतना ही। अगले दिन नए पाठ के साथ हम लोग पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं आशीर्वाद।